वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा, उस वीडियो का टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम आशीष तिवारी है। मैं ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे फिजिक्स से रिलेटेड क्वेरीज को, फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स को डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता हूँ और एक सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन किया जाता है। ये नहीं कि एक टॉपिक आपको समझाया गया, उससे रिलेटेड जो अगला टॉपिक है उसको भी एक्सप्लेन किया जाता है, उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनको भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो कि आप ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। तो अगर हम लोग मोशन की बात करें, जैसे कि इसमें टॉपिक आया हुआ है मोशन, जहाँ हमको बात जो करनी है वो बात करनी है मोशन पे। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक में जो हम लोग सीखेंगे, जो हम लोग लर्न करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि मोशन क्या होता है और किस तरीके से मोशन जो है हमारे रियल लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इम्पैक्ट है, उससे ह्यूमन सिविलाइजेशन कहाँ पहुँच गई, उससे हमने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कितना अच्छे से जाना और उसका कितना अच्छे से हम क्या कर पा रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले मोशन के बारे में डिटेल्ड में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है हमने मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर मोशन इन जो है 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, मोशन इन 3 डायमेंशन पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा बेसिकली ये जो चैप्टर है ये क्या करेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है। सपोज कीजिए मोशन कई तरीके के हो सकते हैं। मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, मोशन किसी प्लेन पे भी हो सकता है, मोशन जो है स्पेस में भी हो सकता है, लाइक एरोप्लेन्स वगैरह। सर्कल में भी मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। तो मोशन को हम डिस्क्राइब करने के लिए जो कुछ बेसिक टेक्निक्स का, बेसिक आइडियाज़ का, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से इन्वॉल्व करेंगे उनको हम लोग देखेंगे। जो हम लोग पढ़ेंगे मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें हम देखेंगे कि पोजीशन क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है, फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये बेसिक चीज़ें देखने के बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पोजीशन कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग डिसाइड करते हैं, फिर जो है पाथ लेंथ वो कितना डिस्टेंस कवर किया उसको कैसे डिफाइन करेंगे, और एक और क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करेंगे जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिर हम लोग जो अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट पे ही बेस्ड होगा, वो होगा एवरेज वेलोसिटी। और पाथ लेंथ या डिस्टेंस पे बेस्ड जो अगली क्वांटिटी होगी वो होगी एवरेज स्पीड। नॉर्मली एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एक छोटा सा क्लू मैं दे देता हूँ। जैसे आपको यहाँ लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो लखनऊ से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो है 500 किलोमीटर। अगर आप 500 किलोमीटर की बात करें और आप 5 घंटे में वहाँ पहुँचते हैं, सपोज कीजिए बाई कार या बाई 4 व्हीलर आप क्या करते हैं 5 आवर्स में पहुँचते हैं, तो जनरली जो स्पीडोमीटर लगा होता है कार वगैरह में, या फिर एक जनरल स्पीड अगर आप निकालें तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, टाइम, जो कि क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। जब 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तो ये इसी स्पीड को ही क्या बोला जाता है, एवरेज स्पीड बोला जाता है। बाकी इसके डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे। इसको एवरेज स्पीड इसलिए बोला जाता है, सपोज कीजिए आप गाड़ी पहले क्या रही होगी, रेस्ट में भी रही होगी, कई बार ट्रैफिक में भी गई होगी, तो कोई ज़रूरी नहीं हर घंटे ये 100 किलोमीटर ही कवर किया हो, क्योंकि 100 किलोमीटर पर आवर का मतलब ऐसे लग रहा है कि 1 आवर में हमेशा 100 किलोमीटर ही गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है किसी आवर में वो क्या गई हो,
70 किलोमीटर ही गई हो, किसी आर में हो सकता है 80 किलोमीटर गई हो सकता है किसी आर में हाईवे वगैरह पे हो जहाँ पे खाली रोड हो तो वहाँ पे 120 130 किलोमीटर भी चली गई हो स्पीड बढ़ा के। तो इस पूरे के पूरे पाथ का क्या ले लेते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड लेते हैं इसलिए, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंट, जैसे इसका नाम ही इंस्टेंटेनियस का मतलब तुरंत, तत्काल, इसका तत्काल, इमीडिएटली। अगर अब ये जो मैंने बताया आपको, जो मैंने निकाला, क्या निकाला, एवरेज स्पीड निकाला लखनऊ से दिल्ली जाते समय। लेकिन लखनऊ से दिल्ली जाते समय कई बार जब हमारी नज़र डैशबोर्ड पे पड़ती है, स्पीडोमीटर पे पड़ती है, तो कई बार उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर भी होती है, 30 किलोमीटर पर आवर भी होती है। तो वो जिस इंस्टेंट पे हमारी नज़र पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। उस इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जैसे हमने स्पीडोमीटर का देखा, तुरंत उसकी स्पीड जो हमको दिखाई पड़ी वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि एक्सीलरेशन है, जिसको चेंज इन वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज होती है उस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे कि इससे रिलेटेड हम क्या बना लेंगे, कुछ इक्वेशंस बना लेंगे जिसको बोला जाता है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए हम क्या करेंगे, कुछ इक्वेशन बना लेंगे। जैसे आप जानते भी होंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसे क्या करेंगे, कुछ हम लोग इक्वेशन भी बना लेंगे जिसके द्वारा हम क्या कर सकेंगे, मोशन के बारे में और डिटेल में कुछ इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशंस के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, मोशन को काफ़ी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इससे हमारा काम आसान भी हो जाएगा। इसको एक यूनिफॉर्मली एक से रिलेटेड क्यों बोला गया, कि इसमें जो चेंज हो रहा होगा, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, चेंज इन वेलोसिटी को ए से डिनोट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब आप जानते हैं, बाकी जब वीडियो हम लोग करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेटिव मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। रिलेटिव मोशन, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन की भी स्टडी करेंगे। रिलेटिव मोशन को आप ऐसा समझ लीजिए कि सपोज कीजिए एक पुलिस जो है एक थीफ का क्या कर रही है, फॉलो अप कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही, तो कितना स्पीड करे, कितना स्पीड का डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसको कैच कर ले। या फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मान लो 2 गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो जो है थोड़ी देर बाद कितनी कितनी दूर पे पहुंच जाएंगी, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, इस तरीके के रिलेटिव मोशन को भी हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए, ये हमारे जो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, 1 बाय 1 जो है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन है और वो रेलवे ट्रैक पे क्या कर रही है, मोशन कर रहा है। ये किसी इंस्टेंट पे लिया हुआ फोटो है, बहुत ही अच्छा व्यू भी है, किसी इंस्टेंट पे लिया गया है। और अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इसके ऐसे तो रेस्ट पे लग रहा है, लेकिन ये जब फोटो ली गई है तो ये क्या कर सकती है, ये मोशन भी कर रहा होगा। यहाँ देखिए इसके जो स्मोक हैं वो भी क्या कर रहे हैं, स्मोक के पार्टिकल हैं, गैस के पार्टिकल हैं, वो भी मोशन में ही हैं। और ये ट्रेन जो है किसी ब्रिज से क्रॉस कर रही है, तो ये भी क्या है, मोशन कर रही है, तो मोशन का ही एग्जाम्पल है। अगर हम लोग बात करें, मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स में जो है कहीं भी देख लें, मैं केवल अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपके आसपास के एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। पूरे यूनिवर्स में जो है मोशन हो रहा है, ठीक है। चाहे वो आप प्लैनेट्स की बात कर लें, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सन है, उसके चारों ओर क्या कर रहा है, अर्थ हमारा रिवॉल्व कर रहा है। बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं किसी लेवल पे क्या है, मोशन में है। जैसे हम लोग कुछ बेसिक
कॉन्सेप्ट को देखते चले आएंगे। ठीक है, अब देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए जो है, चूंकि हमको पढ़ना है कि मोशन जो है वो कॉमन भी है, उसको हम लोग कहाँ कहाँ जनरली देखते हैं और उसके कितने टाइप होते हैं, थोड़ा कुछ अगर स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करना है तो थोड़े और अलग कम मोशन से कंपेयर कर लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, जब तक आप अपने आप को कंपेयर नहीं करते हो तब तक आपको समझ में नहीं आता कि आप किसी से आगे चल रहे हो या पीछे चल रहे हो। आप अगर रेस में अकेले ही दौड़ रहे हो तो आप आगे हो कि पीछे हो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके एग्जाम में अगर जो है आप एक ही बच्चा हो एग्जाम में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो है कम नंबर आए ज़्यादा नंबर आए, फिर भी आपको लगेगा कि आप जो है अच्छा कर रहे हो, नो डाउट अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन हमेशा क्या होता है, कंपटीशन से, कंपैरिजन से, कंपटीशन को हमें लगता है नाम देना चाहिए कंपैरिजन, क्योंकि हर चीज़ें जो है क्या की जा रही, कंपेयर किया जा रहा है। तो कंपेयर करने से क्या पड़ता पता चलता है हमको कि हम कितना प्रोग्रेस किए कि हमने जो है प्रोग्रेस नहीं किया, इन सब की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे देखिए, इसी मोशन इन स्ट्रेट लाइन को एक और नाम दिया जाता है, उसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को या मोशन इन वन डायमेंशन भी बोला जाता है, मोशन इन वन डायमेंशन भी बोला जाता है, या इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला जाता है। देखिए स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, इसके मोशन को देखें। ये देखिए हमारे पास एक वॉच है, इसकी जो निडल्स हैं, चाहे मिनट हैंड है, चाहे जो है इसके जो मिनट है निडल हैंड्स हैं, चाहे आर हैंड है, तो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, इस फिक्स पॉइंट से इस तरीके से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये तो इससे डिफरेंट है क्योंकि ये तो इस तरफ जा रहा है, ये कहीं जा भी नहीं रहा, यहाँ पे फिक्स भी है, और क्या कर रहा है, फिर भी क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है। अगर इस फुटबॉल की बात कर लें, फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में देखो नीचे लिखा हुआ रोटेशनल मोशन, ये तो इसका मोशन क्या है, सर्कल में हो रहा है इसलिए सर्कुलर मोशन हो गया। रोटेशनल मोशन की अगर बात कर लें तो ये क्या कर रहा होगा, एक तो जब इस फुटबॉल को हिट किया गया तो ये क्या कर रहा होगा, आगे भी बढ़ रहा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, आपस में रोटेट भी कर रहा होगा। इस तरीके से ये क्या कर रहा होगा, रोटेट भी कर रहा होगा। तो इस तरीके के मोशन को, जिसमें जो है ये 2 डायमेंशनल नहीं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और 3 डायमेंशनल मोशन कर रहा हो, अगर ये स्पेस में कर रहा हो और ये क्या हो, ऑब्जेक्ट जो है, इसको कभी कभी एक्सटेंडेड बॉडी भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी भी बोलते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। वैसे रोटेशनल मोशन की जो खास बात होती है वो दो ही खास बात होती है। वो क्या करता है, किसी भी फिक्स्ड एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता है, या किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो क्या करते हैं उसमें, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन ना हो, और ऐसे हमने क्या किया, इसको फिक्स कर दिया, अब ये क्या करे, रोटेट करे, तो क्या हो गया, वो रोटेशनल मोशन हो गया। और यहाँ पे पीरियोडिक मोशन, एक और मोशन हम लोग जानते हैं पीरियोडिक मोशन की। आप सपोज कीजिए क्या हुआ, आपने फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक पेंडुलम है, इसको फिक्स कर दिया। अब क्या कर सकता है, मैक्सिमम इधर आ सकता है, इधर जा सकता है, इधर आ सकता है, इधर जा सकता है। तो जो टू एंड फ्रो मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन है, वो सब किस में आते हैं, पीरियोडिक मोशन में आते हैं, या फिर जो है ऑसिलेटरी मोशन में आते हैं। इन चारों की स्टडी आपके क्लास में 11th में है। इन चारों की डिटेल्ड स्टडी, रेक्टिलिनियर मोशन हम लोग देखेंगे, सर्कुलर मोशन की भी हम बात करेंगे। इस पे बेस्ड जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन को हल्के में मत लीजिए, एक रोटेशनल मोशन चैप्टर ही है। पीरियोडिक मोशन को भी आप हल्के में ना लीजिए। वेव्स एंड ऑसिलेशन नाम का चैप्टर, दो चैप्टर पढ़े हैं, वेव्स एंड ऑसिलेशन। ये थोड़े अलग तरीके के मोशन हैं, स्ट्रेट लाइन से अलग तरीके के मोशन हैं। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से स्ट्रेट लाइन से अलग मोशन, ये और ये सारे सभी प्रकार के मोशन की स्टडी आपके क्लासेस में है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो है वो क्या है, मोशन जो है पूरे के पूरे यूनिवर्स में कॉमन है। उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं
हम शुरू करते हैं अपने आप से। हम लोग जनरली देखते हैं बी वॉक, रन एंड राइड ए बाइसिकल। Even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs and blood flowed in the arteries and veins। तो जो हमारे पास, चाहे हम सो भी रहे हों, इवन हम लोग स्कूल जाने के लिए जो है, चाहे हमको स्कूल जाना हो, चाहे कहीं मार्केट में जाना हो, तो क्या करते हैं, हम चलते हैं, दौड़ते भी हैं, खेलने में दौड़ते भी हैं, और अगर हमें कहीं दूर जाना है, स्कूल जाना है, तो हम क्या करते हैं, बाइसिकल की सवारी भी करते हैं। इनको तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इनको जो है क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। इनको जनरली देखते ही देखते हैं कि अच्छा हम क्या कर रहे हैं, अपने पोजीशन को बार बार चेंज कर रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी क्या होते हैं, ये नहीं कि हम सो रहे हैं तो हम एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या है, एयर क्या करता है, हमारे लंग्स में जाता है, और जो है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ एनर्जी को फील करते हैं। थोड़ी देर बाद उठ भी जाते हैं हम लोग, एंड आउट ऑफ द लंग्स, वो लंग्स के अंदर जाते हैं, और सारी एक्टिविटी आपको पता है क्या क्या होती है। ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज एंड वेन्स। ब्लड तो 24 घंटा, चाहे हम सो रहे हों चाहे जग रहे हों। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम केवल इंडिविजुअल अपनी बात करें, खुद को अगर एक ऑब्जेक्ट ले लें, एक पार्टिकल ले लें या एक बॉडी मान लें, तो हम इवन जब जग रहे होते हैं तो भी क्या करते हैं, चल रहे होते हैं। बी वॉक, रन एंड राइड्स ए बाइसिकल। बाइसिकल भी क्या करते हैं, हम चलाते रहते हैं। लेकिन जब हम सो भी जाते हैं, जिसमें हम थोड़ा अनकॉन्शियस रहते हैं, तब भी जो है, जो एयर है, वो सांस जो हम लेते हैं वो लंग्स में जाती है, और लंग्स से क्या होता है, वो बाहर भी जाता है। इवन आप सोचिए कि अगर इससे और डीप में हम लोग जाएं, तो जो हमारी ब्लड का फ्लो है, जो हमारा हार्ट है, वो लगातार क्या कर रहा होता है, उसको ब्लड को पंप कर रहा होता है आर्टरीज और वेन्स में, लगा बिना रुके बिना थके 24/7, और लाइफ टाइम करता रहता है। तो हमारी बॉडी में ही अगर डीप में जाएं तो देखें कि कितना मोशन जो है कॉमन है। इसीलिए तो मैंने स्टेटमेंट दिया था, मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये हमने देखा था। यहाँ देखिए, वॉक, रन एंड राइड, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। वॉकिंग इज द मदर ऑफ हेल्थ, पहले भी बोला जाता है। तो जब भी आप इस तरीके की चीज़ें देखें कि आपके आसपास जो है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत स्पेसिफिक हो जाए, तो आप बड़े क्लासेस में आ गए तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे उसको, कि वो मोशन में है। इवन अगर हम लोग पार्क में बैठे हैं, तो वहाँ पे जो आसपास ट्रीज लगे होते हैं, या पे हम लोग कहीं टहलने गए हों, कहीं जू गए हों, या कहीं हिल स्टेशंस पे गए हैं, तो वहाँ जो ट्रीज लग रहे होंगे, तो वहाँ से भी वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। बहुत सारे लीव्स क्या करते हैं, फॉल कर रहे हैं। अगर इनको भी आप ध्यान से देखें तो थोड़ी देर पहले कहीं और थे ये, थोड़ी देर बाद ये आपको ज़मीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल वही हाल है ना, कि एग्ज़ाम से पहले हमको लगता है कि जो है हम कहीं और पहुंच जाएंगे, और जब एग्ज़ाम देते हैं और कट ऑफ बनती है तो हम कहीं और पहुंच जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं हम मोशन में हैं, हमारे थॉट्स मोशन में हैं, रहते हैं उस टाइम जो है। बट अगर आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की है तो रियलिटी विल कम बिफोर यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि ये तो हमने पहला एग्जांपल जो दिया था वो तो ह्यूमन से रिलेटेड दे दिया था। दूसरा, अगर हम लोग पेड़ पौधों से भी रिलेटेड बात करें, तो हम लोग लीव्स वगैरह को भी क्या करते हैं, गिरते हुए देखते हैं, यानी कि वहाँ भी मोशन है। इन्वायरमेंट में आ गए, ह्यूमन से ही इन्वायरमेंट में आ गए, फिर भी हमने देखा कि इन्वायरमेंट में भी क्या है, लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्रीज। तो कह सकते हैं कि मोशन क्या है, कॉमन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वाटर फ्लोइंग डाउन ए डैम। अगर देखा जाए, ये एक डैम है,
डैम में कभी भी वाटर को बहुत पास में नहीं गिराया जाता, काफ़ी दूर गिराया जाता है। और उसको किस पे गिराया जाता है? टरबाइन्स पे गिराया जाता है, फैन टरबाइन फैन पे गिराया जाता है, जिससे क्या बना सकें हम? इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। तो अगर वाटर को भी देखें, तो अगर पीछे देखें, जो हमारे पास बड़ा डैम बना के वाटर को हमने स्टोर किया है, वहाँ तो क्या है? रेस्ट पोजीशन में। लेकिन अगर वहाँ से वाटर फ्लोइंग डाउन डैम देखें, तो वहाँ भी क्या है? वाटर फ्लो। वाटर भी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। और मोशन इसलिए कर रहा है कि हम उसका क्या कर सकें? यूटिलाइजेशन कर सकें, जिससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और उसका क्या कर रहे हैं? अपने घरों में यूज कर रहे हैं। तो सोचिए, मोशन के कारण ही हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। मोशन के कारण ही हमारे लाइफ में चहल पहल है। अगर मोशन ना होता तो हमारी लाइफ में चहल पहल कैसे होता? सोचिए मोशन कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब सपोज कीजिए कि आपने एग्ज़ाम को अच्छा क्वालिफाई किया, अब आपका जो है सिलेक्शन हो गया कहीं फॉरेन कंट्रीज़ में। वहाँ जा कैसे पाओगे आप? कोई चीज़ तो आपको लेके जाएगी, कोई चीज़ तो आपको जो है कैरी करके वहाँ के ले जाएगी, नहीं तो ऐसे जाने में कितना टाइम लग जाएगा। इवन हम लोग मोशन को भी मैनेज कर सकते हैं, स्पीड को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारे पास ऑटोमोबाइल्स और प्लेन्स हैं, हम लोगों को अगर कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो मोशन ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आइए थोड़ा अपने इन्वायरमेंट पे अपने इन्वायरमेंट से थोड़ा आगे चलते हैं। ये हमने अपने इन्वायरमेंट को स्टडी किया है, यहाँ तो देख लिया कि वाकई में मोशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर चीज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो आइए थोड़ा स्पेस में चलते हैं। अगर हम लोग अर्थ की बात करें तो ये 24 घंटे में एक बार अपने एक्सिस पे क्या करती है? रिवॉल्व करती है। सोचिए, जिस पे आप रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिल रही, प्लस जिस पे आप रहते हैं वो भी 24 आवर में क्या कर रही है? अपनी एक्सिस पे एक बार घूम जा रही है। और वो घूमने के साथ साथ सन के चारों ओर 365 दिन में एक बार चक्कर लगा रही है। एक साल में जो है, आप सोचिए, अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि आप मोशन में नहीं भी हैं, आप कमरे में बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आप अपने इन्वायरमेंट या टाइम के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हैं, फिर भी अर्थ क्या कर रही है? मोशन कर रही है, जिस पे आप रहते हैं, यानी कि आप तब भी मोशन में हैं। यही इतना नहीं, अर्थ जो है, देखिए यहाँ पे, द अर्थ रोटेट वंस एवरी 24 आवर्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ सन वंस इन अ ईयर। इतने पे ही ये बात नहीं रुकने वाली है। इतना ही केवल नहीं रिवॉल्व कर रहा है, सन भी क्या कर रहा है? मोशन में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द सन इटसेल्फ इज इन द मोशन इन द मिल्की वे। अगर मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें, सन खुद भी क्या है? उसमें मोशन पे है। रियल लाइफ में तो हमको सोलर सिस्टम ऐसे दिखाई पड़ता है, ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा, हाउ मोस्ट पीपल थिंक द सोलर सिस्टम वर्क्स। आपको लगता है कि सोलर सिस्टम स्टेबल है, सन सेंटर पे है और क्या कर रहा है? बाकी प्लैनेट, जो 8 प्लैनेट 9 प्लैनेट आप जिनको जानते हो, क्या कर रहे हैं? वो ऑटो प्लैनेट उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन नहीं, कुछ इस तरीके का होता है। ये मोशन करते हुए भी, इनका आप एनिमेशन देखिएगा, मोशन करते हुए भी ये क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप धरती पे बैठ के सोच रहे हैं, आप रेस्ट पे हैं, तो भी आप कई हजार किलोमीटर की स्पीड से क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं। इवन यही नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी ही विच इज अगेन मूविंग विद इट्स लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, उसके साथ में वापस से मोशन कर रही है। यानी कि अगर मोशन नहीं है तो लाइफ नहीं है, हम कह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। अगर ये इतने डीप तक कॉमन है, इतना कॉमन है हमारे लाइफ में, तो इसके बारे में स्टडी करना जरूरी नहीं होगा? इसको डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिस्क्राइब करने की भी कोशिश करेंगे।
अब यहाँ से क्या कह सकते हैं हम लोग, देखा हमने कि मोशन को अगर डिस्क्राइब किया जाए एक लाइन में, अगर मोशन की बात किया जाए तो मोशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम। जैसे हमने बोला कि आप क्या कर सकते हैं, आप सपोज कीजिए आप रोड पे खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, देख रहे हैं कि गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, लगातार क्या कर रही हैं, वो आपको क्रॉस कर रही है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप रोड के रिस्पेक्ट में, रोड तो क्या है, रेस्ट पे है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं। तो मोशन का जो डेफिनेशन दे सकते हैं आप, वो भी दे सकते थे, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट, लेकिन वो इतना एक्यूरेटली नहीं होता, क्योंकि हमें चीज़ों को क्या करना पड़ता है, एग्जैक्ट मेजर करना पड़ता है साइंस में। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो पोजीशन के चेंज को भी हम मेजर कर सकते हैं कि कितनी दूर गया, कितना पास गया, इसको मेजर कर सकते हैं, और टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, तो और ज़्यादा स्पेसिफिक कर सकते हैं हम लोग स्टडी मोशन के बारे में। तो इसलिए इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में डेफिनेशन ना लिख के टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा गया, मोशन इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ जो भी बात होगी बेटा वो किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होगी। यहाँ पे या तो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, या फिर पार्टिकल बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, बॉडी बोलेंगे। इन सब के बाद सबका मतलब ये, जब भी किसी भी चीज का, जैसे हम बोलेंगे पोजीशन, तो किसका पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का जिसकी भी आप स्टडी कर रहे हो। अगर हमने बोला पाथ लेंथ, तो किसका, जिस ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं तो उसका पाथ लेंथ बताइए। अगर हम पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो ऑब्जेक्ट कितना, जिस जिस भी ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब भी कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे होंगे तो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के बारे में डिफाइन कर रहे होंगे। हाँ, यहाँ पे हमने जनरल टर्म आपको समझाएंगे कि वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं, उसको किसी के साथ एसोसिएट कर दीजिए। मान लीजिए आप अपने साथ एसोसिएट कर लीजिए, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, अपने बारे में नहीं तो पिताजी के बारे में कर लीजिए, वो भी नहीं तो किसी आप जो है आसपास आपकी चल रही मेट्रो चल रही है तो उसके बारे में आप कर सकते हैं, ट्रेन चल रहे हैं, प्लेन्स चल रहे हैं, उसके बारे में आप कर सकते हैं, उसको ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, बहुत स्पेसिफाई नहीं किया कि वो ट्रेन है, प्लेन है, मैन है, ऑब्जेक्ट है, बॉल है, फुटबॉल है। जैसे कि हमने दिखाया यूनिवर्स में मोशन कितना कॉमन है और अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाया। तो हम लोग स्पेसिफिक ना हो कि, इसलिए हमने क्या बोला, मोशन इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब ये पोजीशन चेंज कैसे होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, हाउ डज द पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, कैसे पोजीशन चेंज करता है इसी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। कितने प्रकार की आपके पास सिचुएशंस आ सकती हैं, कितने प्रकार के आपके पास पाथ आ सकते हैं, कितने प्रकार के मोशंस हो सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब द मोशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि मोशन को, जो हम अभी तक हम जितने तमाम मोशन की मैंने बात की उसमें से भी कुछ स्पेसिफिक मोशन, स्पेशली मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कोई अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको डिस्क्राइब करने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। फॉर दिस वी डेवलप, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेवलप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन। इसके लिए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। जैसे कुछ भी आपको समझना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज़ डेवलप करते हैं। सपोज कीजिए मैं आपसे पूछूं, आपको टहलने गोवा जाना है, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि कैसे जाएंगे, कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है। मैप से देखेंगे आप, गूगल मैप से देखेंगे, ऑनलाइन देखेंगे, वहाँ के बारे में क्या करेंगे, काफ़ी डिस्क्रिप्शन आप क्या करेंगे, हासिल करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे। वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और किस तरीके से वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बनाएंगे। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी, और जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा उसको भी देखेंगे, जिसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। We shall confine ourselves to the study of objects along a straight line, also known as rectilinear motion। जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने आप को क्या करेंगे, बहुत टाइप के मोशन आपको मैंने दिखाए। मैंने आपको रेक्टिलिनियर मोशन का भी एग्जांपल दिखाया, मैंने आपको सर्कुलर मोशन दिखाया, मैंने आपको रोटेशनल मोशन दिखाया, और पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन भी दिखाया। इन सब की स्टडीज क्लास में है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को कन्फाइन करेंगे किसमें, केवल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन के भी नाम से जाना जाता है।
ठीक है, ये देखिए तमाम मोशन जो आपके सिलेबस में है उसमें से हम लोग कौन से मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। In our discussion, we shall treat the objects in motion as a point object. अब जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ से जो दिल्ली है वो 500 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने बताया कि चाहे कार है, चाहे बस है, चाहे ट्रक है, चाहे ट्रेन है, प्लेन है, कुछ भी जो है अगर अपने साइज के कंपैरिजन में, साइज कितने मीटर, कार का साइज कितना हो गया, अमूमन 3 मीटर मान सकते हैं। वही ट्रक का क्या मान सकते हैं, 5 से 7 मीटर मान सकते हैं। ट्रेन का हाफ एन किलोमीटर मान सकते हैं। प्लेन का देखें तो उसको भी मुश्किल से जो है 20 मीटर 30 मीटर मान सकते हैं। अगर जो है क्या कह रहे हैं कि इन आर डिस्कशन वी शैल ट्रीट ऑब्जेक्ट्स इन द मोशन एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहाँ फिजिक्स में ऑब्जेक्ट्स को जो है क्या किया जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। क्यों ट्रीट किया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि जब हमने बोला कि लखनऊ से दिल्ली की जो डिस्टेंस है तो वो कितना है, 500 किलोमीटर है। अगर वो 500 किलोमीटर डिस्टेंस है और अगर वो 5 आवर में कवर कर रहा था तो कितना हो गया था, 100 किलोमीटर पर आवर हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जो कार 3 मीटर से 5 मीटर की कार हमारी थी उसकी लेंथ को कंसिडरेशन में लिया नहीं। उसके लिए जो भी हम चाहें, चाहे उसकी स्पीड निकालना चाहें, चाहे वो कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना चाहें, चाहे जो उसके बारे में एक्सीलरेशन निकालना चाहें, यानी कि उसकी चेंज इन वेलोसिटी भी निकालना चाहें, तो उसमें जो है जो भी उसके बारे में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जो भी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो उसका साइज बहुत ज़्यादा क्या करता है, उस कैलकुलेशन में एरर नहीं प्रोड्यूस कर पाता, बहुत ही कम एरर ला पाता है। अगर आप 3 मीटर को कंसिडरेशन में नहीं लेते 500 मीटर के कंपैरिजन में, उसके साइज को कंसिडरेशन में नहीं लेते और उसको अगर क्या मान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो जो है तभी कोई एरर नहीं आता हमारे कैलकुलेशन में। पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज सिंप्लीफिकेशन इन फिजिक्स रिप्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो साइज व्हाइल पोजेसिंग द मास एंड चार्ज। लेकिन इसमें क्या है कि अब देखो कार को हमने क्या मान लिया है, माना तो हमने इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट के द्वारा, लेकिन इसमें तो मास या फिर अगर कोई, जब हम लोग अट्रैक्शन या रिपल्सन की बात करेंगे या फिर जो हम लोग एटम्स वगैरह के केस में चले जाएंगे तो जो है वहाँ पे उस पर चार्ज कंटेन करेगा, मास कंटेन करेगा, तो चार्ज तो कंटेन करेगा ही करेगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उसको जो है उसमें उसका मास तो हम मानते हैं कि अगर कंसिडरेशन में लेंगे कार का मास जो है, तो जो मास है उसके लिए अगर मान लो वेट वगैरह निकालना है हमको, तो वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है, तो उसको कंसिडरेशन में क्या करते हैं, हम लेते हैं। एक और कारण भी है, सपोज कीजिए कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एक हमने मान लिया ये फुटबॉल है, फुटबॉल क्या कर रहा है, सपोज कीजिए उसको आपने क्या किया, हिट किया। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे जब आपने फुटबॉल को हिट किया पैर के द्वारा, लेग्स के द्वारा या हैंड्स के द्वारा, किसी के भी द्वारा, ये क्या कर रही है, आगे की तरफ क्या कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से यहाँ तक ये ट्रांसलेट भी कर रही है। दूसरा ये क्या कर रही होगी, खुद रोल भी कर रही होगी, ये स्पिन भी कर रही होगी, आगे की तरफ बढ़ता हुआ ये क्या कर रहा होगा, स्पिन भी कर रहा होगा। और ये क्या कर रहा होगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके जो पार्टिकल होंगे वो आपस में वाइब्रेट भी कर रहे होंगे। तो ये मोशन नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन का एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन का क्या है, ये एग्जाम्पल है। तो अगर हम केवल ट्रांसलेटरी मोशन में स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की स्टडी में हम केवल इंटरेस्टेड हैं, तो हम बाकी मोशन को कंसिडरेशन क्यों करें। इससे भी बचने का एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको क्या मान लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लोगे तो पॉइंट क्या करेगा, जगह जगह पॉइंट मूव करेगा, बाकी चीज़ें आपको दिखाई नहीं पड़ेंगी, केवल ट्रांसलेशनल मोशन दिखाई पड़ेगा। तो ये एक और ज़बरदस्त कारण है जिसके कारण
जो आइडिया है ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने का, एक तो मिनिमम एरर आता है, कुछ भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने में तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दूसरा क्या है कि अगर आपको रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, अलग तरीके के मोशन से अगर बचना है और सिंपली केवल ट्रांसलेशनल मोशन पे फोकस करना है, तो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेने से हमको बाकी चीज़ों से क्या मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। Often used when an object's dimension are negligible compared to the distance it travels are the context of the problem। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, मैंने बताया कि अगर वो अपने साइज के कंपैरिजन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ध्यान दीजिएगा ये पूछा भी जाता है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स डायमेंशन क्या होगी, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस इट ट्रेवल आर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम। या जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि वो लखनऊ से दिल्ली जा रहा है, लखनऊ से हैदराबाद जा रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अगर ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, शेप, साइज जो है अगर वो नेग्लिजिबल हम कर देते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या मानते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। एग्जाम्पल के फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इंक्लूड ए कार मूविंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, अगर एक कार क्या करी, लॉन्ग डिस्टेंस मूव करी, और ए planets orbit being studied where the object physical size doesn't significantly affect the calculations। उसका जो इंडिविजुअल साइज है उसको क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मास का तो हम कंसिडरेशन कर ही लेते हैं, तो उसका साइज शेप क्या करता है, बहुत ज़्यादा मैटर। बेसिकली वो सिमेट्री पे होता है कि जो है इसलिए मैटर नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं एक पर्टिकुलर सिमेट्री में भी बनाए जाते हैं, ये भी एक कारण होता है कि जितना ग्रेविटेशनल फोर्स आगे लग रहा होगा उतना पीछे भी लग रहा होगा, कई तरीके के वो बैलेंस कंडीशंस में भी होते हैं। इस वजह से भी जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद। मोटा मोटी बात इसका ये है कि हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिया जाएगा, ट्रांसलेशनल मोशन की अगर हमको स्टडी करना है, जब अलग हम रोटेशनल मोशन की करेंगे तब भी हम देखेंगे, और उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लंबा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, एज कम्पेयर टू उसकी साइज कितना है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट करके सारी कैलकुलेशन अपने करेंगे। आइए जरा इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करिए कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा कि नहीं ट्रीट किया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन, कुछ मोशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रॉक्सीमेटली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे कंसिडर किया जाएगा, या कितने को जो है इस एग्जाम्पल्स में से पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा, बताइए आप लोग। पहले देखते हैं, ए रेलवे कैरिज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशंस। अब क्या है कि नॉर्मली जो स्टेशंस होते हैं, टू स्टेशंस जो होते हैं, वो स्टेशंस क्या है, मान लो ये हमारा एक स्टेशन हो गया लखनऊ, दूसरा रेलवे स्टेशन हो गया दिल्ली। तो रेलवे जो होता है वो मुश्किल से मान लेते हैं कि 300 मीटर का हुआ, या फिर 200 मीटर की उसकी लेंथ हुई, या फिर 100 मीटर की लेंथ हुई, तो जो ये इनके बीच का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर। इसके कंपैरिजन में क्या है, इस ट्रेन की जो है रेलवे कैरिज की, अब ये तो इतनी लंबी लेंथ हो गई, रेलवे कैरिज क्या हो गया, इसमें से एक बोगी हो गया, उसको अगर कंसीडर करेंगे तो कितना होगा, 10 मीटर का होगा। तो जो ये 500 किलोमीटर, या एक रेलवे कैरिज को मान लेते हैं, एक जो मिनिमम रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस दी जाती है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच में जो दिया जाता है, तो उसके कंपेरिजन में 10 मीटर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इसको क्या माना जा सकता है, ए रेलवे कैरिज मूविंग विद द जर्क्स। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, रेलवे कैरिज हो गया, मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड।
अब हिट करके मान लो एक क्रिकेट बॉल है, वो हिट किया, क्रिकेट बॉल क्या करा, शार्पली हिट किया, ये वॉल को मान लो हिट किया, तो वो टकरा के कहाँ रह जाएगा, आसपास ही रह जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्या करेगा, कवर नहीं करेगा। ठीक है। ए टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल। ठीक है, एक टम्बलिंग बीकर है हमारे पास, ये बीकर हो गया जिसमें पानी वगैरह हम लोग रखते हैं, इसी को बीकर बोलते हैं। केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो बीक टाइप में बना होता है, ये शेप होता है बीकर का। केमिस्ट्री जो होंगे बीक टाइप में, बीक का मतलब चिड़िया की चोंच के टाइप में, जो है चिड़िया के मुंह के टाइप का एक शेप का बीकर बना होता है जिसमें केमिकल्स वगैरह रखे जाते हैं। ये टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ द टेबल, टेबल से गिर गया वो बिल्कुल। तो ये सब क्या हो गए, उसके बीकर जो है करीब जो है ये इस साइज का होगा। तो इसको क्या किया जा सकता है, कंसीडर, जैसे क्या है कि कितना मैटर, ये कितना है, मान लो बीकर हमने ले लिया, बीकर मान लो हमने ले लिया करीब जो है वो 30 सेंटीमीटर का हो गया, 20 सेंटीमीटर का हो गया, और जो उसने लेंथ कवर की है वो 1 मीटर भी, 100 सेंटीमीटर भी नहीं कवर किया। चाहे इसका कंडीशन ले लीजिए, ये वाला कंडीशन ले लीजिए, ये वाला कंडीशन ले लीजिए, इसके कंपेयर जो साइज और शेप है यहाँ पे, साइज एंड शेप बॉडी की है, चाहे क्रिकेट बॉल है स्पिनिंग जो कर रही है, चाहे बीकर को ले लो, वो कंपेरेबल है, जो डिस्टेंस कर कंपेरेबल है, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द, टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसकी कंपेरेबल है। A monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track. ये सर्कुलर ट्रैक हो गया। अब सोचो मंकी है, वो कहाँ बैठा हुआ है, साइकिलिंग कर रहे हुए पर्सन के सिर पे बैठा हुआ है सर्कुलर ट्रैक पे। तो सर्कुलर ट्रैक को आपको पता है कि अगर देखा जाए कोई भी सर्कुलर ट्रैक आप बनाएंगे तो काफ़ी बड़ी लेंथ है। मंकी का क्या है, मुश्किल से मंकी की लेंथ अगर हम लोग देखें तो 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और जो भी साइकिलिस्ट के लिए सर्कुलर बनाएगा, जितने में वो मिनिमम में घूम सकता है, फिर भी उसकी लेंथ कम से कम कितनी होगी, 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, इससे ज़्यादा ही होगी। क्योंकि आपने बाइक टेस्टिंग देखी होगी कि एक मिनिमम क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए बाइक को क्या करने के लिए, सर्कुलर रोटेट करने के लिए। उसी तरीके से साइकिल को रोटेट करने के लिए या बाइक को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक मिनिमम जगह तो होनी ही चाहिए। तो उसके क्या है, मंकी की साइज क्या किया जा सकता है, नॉट कंपेरेबल है सर्कुलर ट्रैक के। तो इसको क्या माना जा सकता है, यहाँ पे मंकी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मंकी है। तो इसका साइज शेप अगर देखें तो जो सर्कुलर ट्रैक है उससे बहुत ही ज़्यादा लेस देन है सर्कुलर ट्रैक। तो ये क्या हो जाएगा, तो पहले और दूसरे में क्या हो गया, हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, पहला ए रेलवे कैरेज, ए रेलवे कैरेज, और दूसरा ए मंकी। और टम्बलर जो गिरा है यहाँ पे अगर बात करें तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, चाहे वो टम्बलर की बात कर लो, टम्बलर है, बीकर है, टम्बलर बीकर है, टम्बलर बीकर एंड स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, ये दोनों क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो नॉर्मली आप केवल क्या देख लीजिएगा, लंबा डिस्टेंस देख लीजिएगा और उसकी साइज कंपेयर कर लीजिएगा। तो अगर वो नेग्लिजिबल होगा तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल दीजिएगा, नहीं तो मोशन में अगले के कंसिडरेशन को हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे अगर ध्यान से टॉपिक देखें तो मैंने चेंज किया है किनेमेटिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ मैंने एक टर्म ऐड किया है किनेमेटिक्स। ये देखिए यहाँ पे हमने जो टर्म यूज किया है वो यूज किया है किनेमेटिक्स। किनेमेटिक्स अगर हम लोग मैकेनिक्स की वो ब्रांच है, मैकेनिक्स की जो है, मैकेनिक्स की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स मतलब बेसिकली जिसमें मोशन का इन्वॉल्वमेंट हो, या मोशन की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, मोशन को केवल डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। इन किनेमेटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब द मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन। हम
ट्रांसलेशनल मोशन देख रहे हैं तो केवल उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कितना डिस्टेंस कवर किया, ऑब्जेक्ट ने कितना पोजीशन चेंज किया, कितने टाइम में चेंज किया, कहाँ पहुँच गया, कितनी स्पीड से पहुँचा, कितनी देर से पहुँचा, लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि क्यों पहुँचा। ऐसे सर्कुलर मोशन में हम क्या करेंगे, केवल मोशन की स्टडी करेंगे कि अच्छा इसने 2πr जो सरकमफेरेंस है वो इतना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, कितना इसका जो है एंगुलर वेलोसिटी है, कितना इसकी रेडियल वेलोसिटी है, कितना जो है ये लीनियर वेलोसिटी है, उन सारे सबके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन ये नहीं पूछेंगे कि ये सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है। तो ऐसी ब्रांच को जिसमें हम केवल मोशन को डिस्क्राइब करने में ही विश्वास रखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ही करते हैं, उसके लिए आइडियाज़ बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, आइडियाज़ बनाते हैं। जैसे हमने पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तमाम कॉन्सेप्ट को बनाया है। तो ऐसे ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स के ऐसे ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, किनेमेटिक्स बोलते हैं। और जिसमें हम कॉज को पूछते हैं, कॉज ऑफ द मोशन जिसमें हम पूछते हैं, वैसे ब्रांच को क्या बोलते हैं, डायनामिक्स, डायनामिक्स ऑफ मैकेनिक्स। जैसे कि अभी जाएंगे तो हम उसके कहाँ पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन। जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ते तो हम मोशन के कैसा मोशन हो रहा है, कितना दूर डिस्टेंस को, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, क्यों हो रहा है उसी को तो एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आए थे। भाई आप बस में बैठे हो, सडनली आपको जब बस ड्राइवर स्टार्ट करता है तो आप क्या करते हो, पीछे की तरफ भिड़ जाते हो। आपका जो मोशन हुआ पूछते हो कि मैं क्यों भिड़ गया, तो आपको बताया जाता है आप इनर्शिया के कारण क्या कि पीछे की तरफ टकरा गए। लेकिन यहाँ पे हम नहीं उसके बारे में पूछेंगे, हम ये पूछेंगे कि ये मोशन कैसे हो रहा है। तो उसको क्या करेंगे, कमिंग चैप्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक्स स्टडी करेंगे जिसमें कारण भी पूछेंगे, ठीक है। तो ऐसे ब्रांच को क्या बोलते हैं, कैनेमेटिक्स बोलते हैं। तो आपको जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने वहाँ पे देखिए कैनेमेटिक्स यहाँ पे टर्म यूज भी किया था, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। और काइनेमेटिक्स इक्वेशन हमने दिया था, वहाँ पे कॉज नहीं बताया गया था। तो जो तीनों इक्वेशन आपको काइनेमेटिक्स के दिए गए थे, क्या दिया गया था काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मोशन को ही डिस्क्राइब करने के तरीके हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए। वहाँ पे मैंने नहीं बताया था ये किनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है, वो ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, मोशन को केवल डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया जाए, उसके लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस ऑफ फ्रेम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का क्या करते हैं, डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ऐसी ब्रांच को क्या बोलते हैं, किनेमेटिक्स ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है रेफरेंस फ्रेम, पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया नहीं था कि हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम अपनी स्टडी को क्या करेंगे, बहुत कन्फाइन रखेंगे। अपनी पूरी की पूरी स्टडी को क्या करेंगे, कन्फाइन रखेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा नहीं था, in this chapter we shall learn how to describe the motion. For this we develop the concept of velocity and change in velocity. We shall confine ourselves to the study of object along a straight line, also known as रेक्टिलिनियर मोशन। हम क्या करेंगे, अपने आप को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे, कन्फाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो है, पहला तो हमको क्या चाहिए, एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए, दूसरा उसकी पोजीशन को बताएंगे, तीसरा उसके पाथ लेंथ को बताएंगे कि कितना पाथ कवर किया, फिर क्या बताएंगे शॉर्टेस्ट पाथ क्या अगर होता तो वो कितना होता। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम को समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मैं पूछूं आपकी क्लास में जो है कि जितने भी बच्चे होंगे उन सबसे पूछूं, बेटा आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस, आपकी कोचिंग की डिस्टेंस कितनी, तो सभी क्या बताएंगे, अलग अलग बताएंगे। लेकिन वहीं नियरेस्ट जो फेमस जगह होगी, अगर उससे पूछेंगे कि आपके स्कूल की डिस्टेंस क्या है, सपोज ये हमने पॉलीटेक्निक, यहाँ लखनऊ में पॉलीटेक्निक से मैं पूछूं कि आपके स्कूल की डिस्टेंस क्या है, तो सभी क्या बताएंगे, एक फिक्स बताएंगे।
तो कहीं चाहे वो यूएसए में बैठा हो, चाहे वो लंदन में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, उससे अगर हम लोग पूछेंगे तो वो क्या बताएंगे, सब एक ही डिस्टेंस बताएंगे। जैसे एक ही डिस्टेंस बताएंगे क्या आ जाएगी, सबके कैलकुलेशंस में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, सबके अलग अलग रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सब सेम बताएंगे। तो उसके लिए जो है हमने क्या बनाया, एक रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट बनाया कि सबका रेफरेंस क्या कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए। इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो एक साइंटिस्ट हैं रेले डिकार्ट के पास जाता है। उनका नाम था रेले डिकार्ट। रेले डिकार्ट, उन्होंने ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया, या फिर उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसी को बोलते हैं। देखते हैं क्या होता है डिटेल में, अभी इसको आप ऐसे जान दीजिए। कार्टेशियन इन्हीं के नाम पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पड़ा, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसमें आए हुए सभी शब्दों को हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि सब अलग अलग ना बताएं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, सब एक ही बताएं, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमने क्या बनाना पड़ा, रेफरेंस फ्रेम बनना। क्योंकि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द टाइम। इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द पोजीशन, अगर हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्पेसिफाई करना है इन ऑर्डर, क्योंकि मोशन क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। In order to specify position, we need to use a reference point and a set of axes. तो क्या किया गया, एक मैथमेटिशियन ने जो है, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने पेज ऑफ पेपर पे एक जुगाड़ बना लिया, एक तरीका बना लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया, एक आइडिया बना लिया कि ठीक है भाई, अगर हमको रेफरेंस फ्रेम बनाना है, सबके लिए कॉमन रेफरेंस पॉइंट बनाना है, तो देते हैं आपको। उसको उन्होंने जो है एक रेफरेंस पॉइंट दिया और सेट ऑफ एक्सिस। कैसे सेट ऑफ एक्सिस माना गया, कैसे हमने इसको रेफरेंस पॉइंट दिया, आइए उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे। अगर ऐसे बताना है तो इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आप नाम ध्यान में रखिएगा, इसको बार बार आएगा, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला। ये एक सिस्टम है जिसमें कुछ एक्सिस होती हैं और वो क्या कर रही होती हैं, इंटरसेक्ट भी कर रही होती हैं एक पॉइंट को, उसी को क्या बोला गया। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको वाई एक्सिस बोल दिया, इसको जेड एक्सिस बोल दिया। और इसमें क्या कर दिया, एक क्लॉक अगर हम लगा दें, क्लॉक लगा दें, टाइम भी आ जाए, तो यही। और क्या कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, तो इसी सिस्टम को जो है क्या बोला गया, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर इसी को हमने क्या बोला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसी को बोला गया। अब ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाता है। कैसे, अभी हम लोग देखेंगे कि इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये क्या करते हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को कंसिस्ट करती है। सबसे पहले क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल पे, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे है, और ये जो जेड एक्सिस जो देख रहे हैं बाहर की तरफ है। 3 एक्सिस हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिया, यहाँ पे एक ये एक्सिस ले लिया, उसके परपेंडिकुलर ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये बाहर की तरफ है। तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जिनको एक्स वाई जेड एक्सिस नाम दिया जाता है। ये लेना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। कैसे कन्वीनियंट होगा, और जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। The point of intersection of these 3 axes is called origin and serve as reference point। अब सभी को क्या बोल दिया गया, यहाँ पे सपोज कीजिए हमने बोल दिया कि ये इस पॉइंट को सभी लोग क्या मान लीजिए, रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए। अब सपोज कीजिए केवल आपको हमने पूछा डिस्टेंस, पूछा आपके घर से, आपका घर सपोज कीजिए यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और आपका स्कूल इस पॉइंट पे है। अब जो भी आप बताएंगे, जो भी यहाँ पे डिस्टेंस होगा, आप क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेट करके आप बता पाएंगे। और किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, अब घर को जो है यहाँ पे ना मान के, मान लो पहले यहाँ मानते, कोई यहाँ मानता, कोई यहाँ मानता, घर को आप कहाँ मानोगे, यहाँ पे मानोगे।
इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लोगे, इसी को घर मान लोगे। अब यहाँ से जो भी आप क्या करोगे कैलकुलेशन करोगे। रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, अब घर ना रह गया, एक सबका कॉमन पॉइंट हो गया जहाँ पे तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्या करेंगे रेफरेंस पॉइंट मानेंगे या ओरिजिन मानेंगे सभी के लिए। The coordinates x, y, z of an object describe the position of object with respect to the coordinate system. जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z वो क्या बताएंगे, पोजीशन बताएंगे ऑब्जेक्ट के। कैसे बताएंगे वो देखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अलग अलग होते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। हमने केवल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यहाँ पे यूज किया हुआ। कैसे बताएंगे इसको, बाय द चैप्टर बाय द सिलेबस जैसे होगा वो हम क्या करेंगे उसको देखते भी जाएंगे। और यहाँ भी मैं आपको क्या कर रहा हूँ एक नमूना दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम क्या करेंगे डिस्क्राइब करेंगे। सपोज कीजिए अगर हम जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्टडी कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मतलब एक्स एक्सिस से ही काम चल जाएगा, यहाँ पे कुछ जो है हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे बात करें, सपोज कीजिए पहले ये कहा था, ये ओरिजिन हो गया जहाँ पे तीनों क्या कर रहे थे, एक्सिस एक्स वाई और जेड क्या कर रहे थे, ये हमारा क्या था ओरिजिन ओ था। ठीक है, पहले यहाँ पे था, अब वो कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। सपोज करते हैं 15 किलोमीटर पे पहुँच गया। अब ध्यान से देखिए केवल एक्स एक्सिस पे वो चला, बाकी वाई जेड पे तो नहीं। फिर जो हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट था इसमें से क्या लिख देंगे, x को 15 लिख देंगे, बाकी सबको क्या लिख देंगे 0 0 लिख देंगे। तो हमको सीधे सीधे पता चलेगा अच्छा एक्स एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन में है क्या किया और ट्रेवल किया। लेकिन अगर कहीं यहाँ पे है तो यहाँ पे सपोज कीजिए मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, मान लेते हैं अभी पार्टिकल यहाँ पे है बोर्ड पे, ये मान लेते हैं अब सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसके पोजीशन को आपको लोकेट करना है, अगर एक्स पे 14 सेंटीमीटर आप चल रहे हो, इस बोर्ड पे 14 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पहुँचोगे। लेकिन जब तक वाई पे 10 सेंटीमीटर नहीं चलोगे तब तक इस पॉइंट पे आप पहुँच ही नहीं पाओगे। तो ये बताने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 14, 10, जेड एक्सिस पे तो चला नहीं 0। वैसे ही मतलब जब वो सिंपल स्ट्रेट लाइन में होगा तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, अगर वो प्लेन में होगा तो एक्स वाई जो है, प्लेन का मतलब इस तरीके बोर्ड के प्लेन या प्लेन ऑफ पेपर जिसमें हाइट ना हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपके एक 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में अगर आप रहते हो तो या तो आप क्या जा रहे होगे अलोंग द लेंथ जा रहे होगे, अलोंग द विड्थ जा रहे होगे। लेकिन अगर कोई तीसरे डायमेंशन का मैजिशियन होगा जिसको तीसरे डायमेंशन के बारे में पता हो तो 2 डायमेंशन से किसी पर्सन को उठा लेगा तो वो तो आपके लिए गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, देखिए कितना इंपॉर्टेंट और कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। ऐसा अगर यहाँ पे मान लेते हैं स्पेस में है, इसके पोजीशन को अगर आपको लोकेट करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं वहाँ से एक्स बताएंगे, वहाँ से वाई बताएंगे, वहाँ से क्या बताएंगे जी बताएंगे। आप तीनों चीज़ें एक्स वाई जी तीनों चेंज हो रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से जान जाएंगे कि उस मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, लीनियर मोशन में है, या प्लेन में मोशन कर रहा है, या प्लेन में मोशन कर रहा है, या स्पेस में मोशन कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स उसके चेंज होंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग क्लॉक को लगा देंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कितनी चेंज होगी वो भी हम आसानी से बता सकते हैं। वही लिखा है द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू मेजर टाइम वी पोजीशन ए क्लॉक in this system, this coordinate system along with the clock constitutes a frame of reference। इसको क्या बोला जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है। जब हम एक क्लॉक को भी रख देते हैं और कितना पोजीशन चेंज हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम लोग अगर देखते हैं। तो अब जब हमने ये तय कर ही लिया है कि किसी भी मोशन को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ही हम मेजर करेंगे उसके मोशन को, उसके पोजीशन को, उसके डिस्टेंस को। अगर उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, आइए वो भी देख लेते हैं। मोशन एंड रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मोशन और रेस्ट डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, अभी हमने बताया इफ वन आर मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट
change with time, we say that the object is in motion, otherwise the object is said to be in the rest with respect to the frame of this frame of reference। वही हमने बताया कि अब देखिए मान लो हमने यहाँ पे है, सपोज कीजिए यहाँ पे है, पहले हमने जब इसको लिखेंगे तो मैंने क्या बोला था, वाई जेड जीरो हो गया एक्स एक्सिस पे, सपोज करते हैं ये 5 है, 500 है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमने टाइम देखा, ये कितने पे देखा, 1 सेकंड पे देखा, फिर हम 10 सेकंड बाद देख रहे हैं वो यहाँ पे हो गया, अच्छा वो 10,000 पे हो गया, यानी कि अब क्या बोलेंगे, एक एक्स एक्सिस में वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। वैसे ही अगर पोजीशन यहाँ पे है, सपोज करते हैं यहाँ पे है, तो एक्स एक्सिस पे मान लो यहाँ पे कितना है, 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, और जेड क्या है 025 जेड जीरो है। थोड़ी देर बाद देखें वो यहाँ पे पहुँच गया, अब वो उसके कोऑर्डिनेट, अब ये 2 हो गया, x 5 हो गया और ये 0 हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा है, इफ वन आर मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम, वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन, अदरवाइज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हर बार हम तीनों एक्सिस को नहीं चूज करते। द चॉइस ऑफ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अब अगर स्ट्रेट लाइन का मोशन है तो क्या करेंगे, तीनों एक्सिस को लेके हम देख रहे थे, अगर केवल एक्स एक्सिस का मोशन हो या कोई वर्टिकल मोशन हो या केवल जेड एक्सिस में मोशन हो तो बाकी तो 0 0 ही रह रहे थे, तो उनको लेके जाने का क्या मतलब है। यहाँ 10 सेंटीमीटर फिर 15 सेंटीमीटर तो हमको सीधे सीधे पता चल जाएगा, तो हमको हमारा काम क्या चल जाएगा, एक ही एक्सिस से चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, for describing the motion in one dimension we need only the x-axis, one axis की केवल to describe the motion 2 or 3 dimension we need a set of 2 or 3 axis। अगर प्लेन में मोशन हो रहा है तो हमको केवल x और y दो ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, अगर स्पेस में हो रहा है तो तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हर बार अगर वन एक्सिस सिंगल एक्सिस की जरूरत है सिंगल एक्सिस का यूज करेंगे, डबल की जरूरत है तो डबल एक्सिस का, और तीनों एक्सिस की अगर हमको जरूरत है तो क्या करेंगे, तीनों एक्सिस का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए अगर एक्स एक्सिस की जरूरत है एक्स एक्सिस को यूज कर लेंगे, वाई एक्सिस की जरूरत है तो वाई एक्सिस को यूज कर लेंगे, और तीनों एक्सिस की जरूरत है तो उसको यूज कर लेंगे। साथ में क्या करेंगे, हम टाइम का भी ख्याल रखेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या क्या देखा कि मोशन जो है वो कैसे हमारे रियल लाइफ से लेके यूनिवर्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, कॉमन है। उसके बाद हमने देखा कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जिस ब्रांच को हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, किनेमेटिक्स बोलते हैं। जिसमें मोशन का कारण पूछते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। उसको लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद मोशन में कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पोजीशन को बताने के लिए हमको रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। हमने समझा रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, कब हमें सिंगल एक्सिस की ज़रूरत है, कब हमें डबल एक्सिस की ज़रूरत है, कब हमें जो है तीनों एक्सिस की ज़रूरत है, कब उसके लॉन्ग विद हमको टाइम की ज़रूरत है। तो आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, पोजीशन, पाथ लेंथ और तमाम डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। तो आज के आपके लिए टाइम के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।